हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। आज हम आपको न्यूटन के गति का नियम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आपको जो अगला पार्ट, इसके पहले के पार्ट आप सभी को मिल गए होंगे, तो उसको अगर आपको नहीं मिला होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं न्यूटन के गति का नियम। इसमें हम आपको बताएंगे तीनों नियम बताएंगे न्यूटन के गति के नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताएंगे आप सभी को, आवेग बताएंगे, अभिकेंद्री बल बताएंगे, अपकेंद्री बल बताएंगे, इसका उदाहरण पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। बलाघूर्ण के बारे में आपको बताएंगे, सरल मशीन, और सरल मशीन में जो उत्तोलक होता है आप देखते होंगे उत्तोलक से क्वेश्चन आता है, आज सभी को आप सभी को आज ये बताया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम न्यूटन के गति का पहला नियम, पहला हेडिंग लेते हैं। तो जो न्यूटन की गति का पहला नियम, ठीक है ना, न्यूटन का फर्स्ट नियम, ठीक है ना, कौन सा, गति का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सन, यहाँ पर लिख देते हैं, सन 1687 ईस्वी में एक बुक थी प्रिंसिपिया, जिसको किसने लिखा था, न्यूटन ने, और इसी किताब में इनके गति का नियम संकलित है। कौन सी किताब, प्रिंसिपिया। कब लिखा गया था, 1687। और आप सभी को पहले भी बता चुके हैं कि न्यूटन ही फिजिक्स के क्या हैं, पिता हैं। ये हम आपको बता दिए थे, फादर ऑफ फिजिक्स कौन, आइजैक न्यूटन। चलिए न्यूटन के पहले नियम पर आ जाते हैं, गति के नियम पर, ठीक है ना। तो न्यूटन का जो पहला गति का नियम वो क्या कहता है, जरा सुनिए कि क्या कहता है। कि कहता है न्यूटन का पहला नियम कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बनी रहेगी। अगर वो गति कर रही है, अगर क्या कर रही है, वो गति कर रही है तो गति की अवस्था में बनी रहेगी। अगर विराम कर रही है वो, तो विराम की अवस्था में बनी रहेगी। कब तक, जब तक उस पर, इन दोनों पर, जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है ना। यानी कोई भी वस्तु, मान लेते हैं एक वस्तु है और अगर ये गति कर रही है तो गति करती रहेगी, गति करती रहेगी। जैसे आप समझिए कोई एक वस्तु है, गति करती जा रही है, गति करती जा रही है, तो उसको रोकना पड़ेगा ना, तभी तो रुकेगी वो। तो ये वही समझिएगा यहाँ पर कि जब कोई वस्तु गति कर रही है तो गति की अवस्था में बनी रहेगी, विराम कर रही है तो विराम की अवस्था में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसी को हम कहते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है ना। तो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, तो सुनिएगा कि जब कोई वस्तु गति कर रही हो तो गति की अवस्था में बनी रहेगी, और विराम कर रही हो तो विराम की अवस्था में बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और उसी को बल भी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। उसी को कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। और यही न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, यही कौन सा नियम कहलाता है, जड़त्व, इनर्शिया, ठीक ना, जड़त्व का नियम भी कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जड़त्व का नियम कौन है, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, उपरोक्त तो तीनों, बिल्कुल नहीं। तो कौन है, न्यूटन का पहला नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है, या गैलीलियो का नियम कहलाता है, या वहीं से बल की परिभाषा भी मिलती है, वही बल की भी परिभाषा है जो न्यूटन का पहला नियम आपको अभी बताया है कि वस्तु गति करती रहेगी, तो गति में अगर है तो गति करती रहेगी, अगर स्थिति में स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, वही बल की भी परिभाषा है, ठीक है ना। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, यहां पर कुछ और बता देते हैं आपको, ठीक है ना। यहां पर जड़त्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व क्या होता है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में बनी रहेगी, उसी को हम कहेंगे विराम का जड़त्व, ठीक है ना। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में बनी रहेगी, तो उसी को क्या कहेंगे, गति का जड़त्व, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कि जब हम एक गाड़ी में बैठते हैं, एक बस है मान लीजिए, बैठते हैं, तो वहां पर ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो हम आगे क्यों क्या करते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, आगे क्यों क्या होते हैं, झुक जाते हैं। या गाड़ी के अचानक चलने पर हम एकाएक में क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो उसी को कहते हैं, वो जड़त्व का उदाहरण है। और जड़त्व का अगर उदाहरण है तो बिल्कुल न्यूटन के गति के पहले नियम का उदाहरण है, ठीक है ना। तो उदाहरण आप तैयार रहिएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका हो गया न्यूटन का पहला गति का नियम। अब हम आपको बताते हैं न्यूटन के दूसरे गति का नियम, ठीक है ना। तो पहले गति का नियम ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आता है कि गैलीलियो का नियम क्या होता है, तो न्यूटन के गति को पहले को नियम कहते हैं, और जड़त्व का नियम न्यूटन के गति का पहला नियम कहलाता है। ये याद रखिएगा, बल की परिभाषा तो आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूटन का दूसरा नियम।
अब न्यूटन का दूसरे नियम में थोड़ा सा समझिएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम में ना थोड़ा सा उसका एक यूज और क्या है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम यहाँ पर, ठीक है ना। तो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वो क्या है, यह प्रोपोर्शनल ए। इसका मतलब यह क्या होता है, यह होता है बल, अब बल क्या होता है, ये होता है त्वरण। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के क्या होता है, इसको हम आपको बताए थे, कल ही बताए थे, अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, वही न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। अभी ठीक है ना, अभी और कुछ बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो क्या है, यह प्रोपोर्शनल ए, और जब यही प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यह बराबर क्या हो जाता है, यम इंटू ए। और यही क्या है, यम क्या है, द्रव्यमान, यम क्या है, मास, मास माने द्रव्यमान होता है। तो ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पर, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, यहां पर आ गया। तो यही न्यूटन का गति का नियम है कि जब कोई किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आता है वो सुनिएगा, आप में आता क्या है वो सुनिएगा। यहां पर चलिए मात्रा निकाल लेते हैं, बल का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, गुणे त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर बात करें यहां पर हम एक और आपको बताए थे बीमा, ठीक ना। तो बीमा, चलिए आइए बीमा निकाल लेते हैं। तो किलोग्राम को क्या कहा जाता है, यम कहा जाता है, आपको बताए थे। मीटर को क्या कहा जाता है, मीटर को, मीटर किसकी किसकी का ही है, ये लेंथ की, लंबाई की, तो यम एल हो गया। ये क्या है, टी है, और ये जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पर -2। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो पहला वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, बीमा हमने बताया था। तो बल का बीमा क्या होगा, ml टी पर -2। और ये उसका मात्रक होता है किस पद्धति में, यम के यस पद्धति में, ठीक ना। और यहीं पर हम बताए थे कि इसका क्या होता है, मात्रक एक और होता है, वो होता है न्यूटन, ठीक ना। और ये क्या होता है, डाइन। ये न्यूटन किस पद्धति में होता है, एसआई पद्धति में। और ये किस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में। सब आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसी राशि है। तो दोस्तों ये है सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। ये भी हम आपको बता दिए बल के बारे में, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं यहां पर कि अगर बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल तभी बढ़ेगा जब त्वरण बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली है ना, ये अनुपाती है ना, ये समानुपात में ना। तो जब एफ बढ़ेगा इसका मतलब त्वरण बढ़ेगा, तो जब त्वरण बढ़ेगा तो बिल्कुल एफ भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं यहां से कुछ क्वेश्चन, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है कि यदि किसी 2 पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 2:3 है और त्वरण का अनुपात कितना, 1:3 है, तो जरा बताइए उनके बल का अनुपात क्या होगा। तो हम आपको बताए थे, यहां पर निकाल लेंगे आप, F1 बटा F2 बराबर, निकालेंगे ना, क्या हो जाएगा, ये M1 बटा M2 गुणे A1 बटा A2। अब यहां पर देखिए तुरंत आप रख लेंगे, M1 और M2 का अनुपात क्या है, 2/3, और A1 बटा A2 का अनुपात क्या है, 1/3। तो 2 1 का 2 और 3 3 का 9, तो क्या है, 2/9। क्या है अनुपात, 2:9। ये 2:9 क्या है, बलों का अनुपात है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि अनुपात वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन और बना जा सकता है, यदि वो द्रव्यमान को नियत कर दे, द्रव्यमान क्या कर दे, नियत, नियत माने बराबर कर दे, या उसको मान ही नहीं रहा हो, और तब कहे कि यदि किसी वस्तु के त्वरण का अनुपात 4:5 है, तो जरा बताइए बलों का अनुपात क्या होगा। तो अगर बलों का अनुपात पूछ रहा है तो जरा बताइए क्या होगा। जब ये नियत हो गया तो ये तो खत्म हो गया ना, तो क्या बचा, A1/A2 बच रहा है, F1/F2 बच रहा है, तो 4/5 है ही, तो F1/F2 बराबर क्या हो जाएगा, A1/A2, यही ना, त्वरण ही तो है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4/5। इसका मतलब वही उसका बल का भी अनुपात होगा। और अब ये आपको बताए थे कि बल बढ़ेगा तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। कुछ क्वेश्चन तो बड़ी सिंपल आते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, ठीक है ना, और त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो जरा बताइए बल कितना होगा। तो दोस्तों बल कितना होगा, जरा बताइए ना, 5 × 10, 10 × 5 = 50,
आप न्यूटन लिख सकते हैं और चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, जो अभी आपको मात्रक बताए हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन यूज कि न्यूटन के जो गति का जो दूसरा नियम है उसको और हम किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो न्यूटन के गति के जो दूसरे नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संवेग। यहाँ पर देखिए एक शब्द आ गया संवेग। ठीक है ना, क्या आ गया? संवेग। तो चलिए संवेग को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है ना, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को कहते हैं P और द्रव्यमान m गुणे v। इसका मतलब होता है P बराबर m गुणे v। यहां पर भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं P1 बटा P2 बराबर m1 बटा m2 गुणे v1 बटा v2। अगर अनुपात वाला सवाल देगा तो इस पर भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर बात करें मात्रक की तो बताइए संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? संवेग का अगर मात्रक हम लोग निकाला जाए, संवेग का मात्रक अगर हम लोग निकाला जाए तो क्या हो जाएगा जरा बताइए? तो यम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है ना, किलोग्राम गुणे वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड तो मात्रक क्या आया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। स्क्वायर नहीं, अगर स्क्वायर करेंगे तो बल का मात्रक हो जाएगा। अभी आपको बताया ना, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये किसका मात्रक है? संवेग का। चलिए, तो संवेग की परिभाषा भी हम आपको बता दी। संवेग क्या होता है वो बता दी। संवेग का परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। P बराबर m गुणे v हो गया। ठीक है ना, मात्रक भी आपको बता दिए, फार्मूला भी बता दिए। अगर सवाल डायरेक्ट आएगा तो इस पर आप लगा सकते हैं। अब जरा सुनिएगा कि जो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो क्या है। ठीक है ना, तो संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। इसका मतलब देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, चलिए यहां पर ऐसे करते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन करा दीजिए। हम आपको कल ही बोले थे कि दर का मतलब क्या होता है? बटा समय। तो संवेग में परिवर्तन बटा समय, समयांतराल, समयांतराल। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। तो यहां पर हो जाएगा F बराबर संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा P, क्योंकि संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। और हम आपको बताए थे डेल्टा P क्या है, कल बताए थे P1 माइनस P2। इसका मतलब यही परिवर्तन हो रहा है संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक ना, डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1। ठीक है, तो डेल्टा P बटे डेल्टा T ये हो जाएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो जरा बताइए संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। और ये न्यूटन के कौन सा नियम है? दूसरा नियम गति का। याद रखे रहिएगा। ठीक है ना, तो याद रखे रहेगा। आपको हमने बता दिया, संवेग की परिभाषा भी यहाँ पर बता दिए। अगर इस पर जनरली सवाल आया कि द्रव्यमान का मान दिया रहा है, वेग का मान दिया रहा है, क्या आप संवेग नहीं निकाल लेंगे? अगर कहता है कि एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? 5 kg है, और अगर उसका जो वेग है वो कितना करता है? 5 मीटर प्रति सेकेंड कर दे, 5 मीटर प्रति सेकेंड कर दे, तो जरा बताओ उसका संवेग कितना हो जाएगा? तो संवेग कितना हो जाएगा भाई? 5 × 25 क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। और तो क्वेश्चन क्या बना कि संवेग की परिभाषा भी बता दिए, संवेग का मात्रक भी हम आपको बता दिए, और यहां पर बता दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर आपका जो एग्जाम्पल है वो आपको एग्जाम्पल यहां पर स्क्रीनशॉट के रूप में दे दिया जाएगा, कि क्योंकि एग्जाम्पल भी कभी कभी इसका पूछता है। ठीक है ना, कि एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बताइए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे नियम पर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ठीक है ना, जैसे क्रिकेट की गेंद का जो कैच रोकते हैं आप, ठीक है, वो सब क्या है? इसके दूसरे नियम है। ठीक है ना, न्यूटन के गति का दूसरा नियम आपको वो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम आपको बताते हैं न्यूटन के गति का पहले में थे ना तृतीय नियम।
क्या बताते हैं? तृतीय, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, पहला आपको बता दिए, दूसरा बता दिए, अब तीसरा बता रहे हैं। तीसरा क्या है जरा सुनिएगा। किसी भी वस्तु के बराबर, किसी भी वस्तु के क्रिया, यानी किसी वस्तु पर जितना हम क्रिया करेंगे वो भी हमारे पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है, और उसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी किसी वस्तु के क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है जितना, मान लेते हैं कि हम अपने हाथ को इस दीवार पर ऐसे तेज से मार रहे हैं, तो जितना बल हम लगाएंगे वही बल वो दीवार हमारे पर लगा रहा होगा। जितना बल हम लगाएंगे वही वो हमारे पर लगा रहा होगा। ठीक है ना, तो याद रखे रहिएगा। इसका मतलब है कि आग अगर इधर से रहती है तो आग उधर से भी रहती है, उतना वही क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है? नियम है, और वही न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। ठीक है ना, तो ये हम आपको बताते रहे कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आपको ये भी बता दिया गया। ठीक ना, आपको इसका एग्जांपल स्क्रीनशॉट के रूप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या बताना है आपको? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब संवेग संरक्षण माने होता है बचाना, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या हो गया? चलिए आपको ये बताते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया कि न्यूटन के गति का नियम, तीनों नियम आपको बता दिए। अब बताते हैं हम आपको जो दूसरा पार्ट है, दूसरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? मान लेते हैं एक वस्तु है कोई, ठीक है ना, ये एक वस्तु है, अगर इस पर हर तरफ से बल लगे हों और ये किस अवस्था में हो? संतुलन की अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? संतुलन की अवस्था में हो, तो कहा जाता है इस वस्तु का जो संवेग होता है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। तो कभी कभी पूछ देता है संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत बताएंगे हम आपको कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न तो उत्पन्न की जा सकती है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो वो ऊर्जा जब आएगा, ऊर्जा संरक्षण बताएंगे। यहाँ पर संवेग संरक्षण सीखिए। तो संवेग संरक्षण क्या है कि जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर, संतुलित बल असंतुलित नहीं, ठीक है ना, तो संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उसका संवेग संरक्षित रहता है, और उसी को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब हम आपको बताते हैं अगला पार्ट, वो क्या है दोस्तों? आवेग। क्या है? आवेग। ठीक है ना, और हाँ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। तो अगला बता रहे हैं हम आपको, ये दूसरा टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला बता रहे हैं तीसरा, वो क्या है? आवेग। ठीक है, आवेग। अच्छा, इसके पहले हम आपको बताएं कि संवेग, तो जरा बताइए कि संवेग कैसी राशि है? हम आपको बताते ना कि अंतिम में ग है तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक ना, भूलिएगा नहीं, ये संवेग सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि होगी? ये भी सदिश राशि होगी, है ना। क्यों? क्योंकि अंतिम में ग है, बोले थे ना। चलिए आवेग को देखते हैं कि आवेग क्या है। चलिए आपको बताते हैं। ये बताइए कि कभी हथौड़ी लेकर के कील को दीवार में धंसाए हैं? जब हथौड़ी लेकर के जब कील को धंसाया जाता है तो हम क्या करते हैं? बहुत तेजी से, ऐसे मान लेते हैं कि बहुत तेजी से इसको प्रहार करते हैं, ऐसे करते हैं ना प्रहार। तो क्या होता है? कील तभी तो जाकर के धंसता, धीरे धीरे मारेंगे तो धीरे धीरे तो उतना नहीं धंसता ना, और जब हम थोड़ा सा तेजी से मारते हैं तो क्या होता है? धंसता है। ठीक ना, तो वही क्या होता है? आवेग होता है। इसका मतलब है जब किसी वस्तु पर एक बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए, ये बहुत कम समय, डेल्टा टी माने T1 - T2, आपको अभी पहले भी बताए थे, बहुत कम समय के लिए लगता है इस पर, तो वही क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। ध्यान से समझेगा, हमने क्या बोला है कि जब किसी वस्तु पर, जैसे हथौड़ी को आप क्या करते हैं? जब हथौड़ी से मारते हैं
कील को, तो क्या करते हैं, ठोकते हैं, उसको धंसाते हैं ना, तो बहुत बड़ा बल लगाते हैं इस पर और बहुत कम समय के लिए, तुरंत ऐसे ऐसे तो नहीं करते हैं, लगाए रहते हैं, ऐसे क्या करते हैं, लगाते हैं ऐसे, ठीक ना, तो वो बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, आवेग। इसका मतलब हुआ कि आवेग की परिभाषा की अगर बात किया जाए तो आवेग क्या कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर कोई बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए, उसी को उस वस्तु का क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए, इसका मतलब हुआ कि आवेग बराबर हुआ F गुणे डेल्टा टी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, एक बार हम आपको थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कराते हैं, थोड़ा सा पीछे आइए, तो थोड़ा सा जरा पीछे आइए। यहां पर हम आपको बताए थे कि यहां पर F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा टी, याद आया, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा। अभी हम आपको बताएं न्यूटन के गति का दूसरे नियम में, और न्यूटन के गति के दूसरे नियम में आपको हम बताए हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है, ठीक ना। यहां पर क्या है, बल और समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा, अभी एक बात आपको बता रहे हैं, यहां पर अगर देखिए, अगर हम इसको इधर कर दें, इधर भाग कर आते इधर गुणा करेगा, तो क्या हो जाएगा, जरा यहां पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा कि F गुणे डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी। इसका मतलब क्या हुआ, जरा सा देखिए कि इसके बल और समांतराल के गुणनफल को हम क्या कर सकते हैं, संवेग में परिवर्तन कह सकते हैं ना, क्योंकि इसके पहले आपको बताए थे, तो संवेग में परिवर्तन। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं डेल्टा पी, और डेल्टा पी को ही कहते हैं संवेग में परिवर्तन। अब बात आई कंफ्यूजन वाली, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। कैसे नहीं सॉल्यूशन का पता है, क्वेश्चन क्या आएगा, देखिएगा कि अब क्वेश्चन क्या हुआ कि किसी वस्तु, अगर हम आपसे दो क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये रहा संवेग में परिवर्तन और ये रहा दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, नो डाउट बल कहलाती है। क्या कहलाती है, बल कहलाती है। पहला क्वेश्चन। अगर पूछे कि संवेग में परिवर्तन क्या कहलाती है, दर नहीं, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन क्या कहलाती है, आवेग कहलाती है। कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो बताइए जरा सा, ठीक है ना। तो संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, लेकिन संवेग में परिवर्तन दर नहीं, संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है, ठीक है। जब समय से भाग दे दिया जाएगा संवेग में, तो बल कहलाएगा, और आवेग क्या कहला जाएगा, संवेग में परिवर्तन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अगर आप चाहे इसका मात्रक निकालने के लिए, तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां पर मात्रक निकाल लेते, तो F का मात्रक होता है न्यूटन, और ये T क्या होता है, T क्या होता है समय, तो न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। किसका मात्रक होता है, आवेग का। आवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि आवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए, आपका हो गया आवेग भी कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर आवेग में आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है कि किसी हथौड़ी से जब हम कील को दीवार में धंसाते हैं, तो इसका आवेग का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अभिकेंद्रीय बल पर, देखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। यहां पर कोई डाउट तो नहीं है ना। अब आते हैं अभिकेंद्रीय बल पर, ठीक है ना, कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। तो ऐसा बल जो किधर लगे, वृत्ता केंद्र में लगे। तो केंद्र में कब लगेगा, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा होगा, तभी तो केंद्र पर बल लगेगा ना। तो अगला हमें क्या पढ़ना है, चौथा अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। अभी एक हम आपको और एक्स्ट्रा यहां पर पढ़ाएंगे, घर्षण बल, यहां लिख देते हैं घर्षण बल, ठीक है। अभी आपको एक्स्ट्रा बताते हैं कि घर्षण बल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभिकेंद्रीय बल पढ़ते हैं, ठीक है। जब कोई एक वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है, ठीक है ना, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है, तो जो अगर उसका केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, इसका क्या करता है, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, तो इसी बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है ना।
जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही होती है तो एक बल कार्य करता है केंद्र की ओर, तो वो कौन सा बल कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है ना। अगर बात करा जाए अभिकेंद्रीय बल कैसी राशि है, तो बिल्कुल ये भी एक प्रकार का बल है। तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे साइकिल आप चलाते होंगे तो पहिया का देखते होंगे ना, एक धुरी होती पहिया की, वहीं पर उसी के केंद्र में जो पहिया नाचता है उसी के केंद्र पर क्या कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। और अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है F बराबर mv²/r। F बराबर mv²/r, जहां पर F क्या है? बल है। F क्या है? बल है, फोर्स। m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। ठीक है। v क्या है? वेग है। क्या है? वेग है। और r क्या है? त्रिज्या है महाराज। क्या है? त्रिज्या है। ठीक है ना। अब यहां से अगर बात किया जाए कि यदि यहां पर किसी वस्तु का वेग बढ़ा दिया जाएगा तो उसका बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि F डायरेक्टली v² के प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक चीज और हम आपको बताते हैं, यदि कहा जाए कि वेग को दोगुना किया जाए, यदि कहा जाए कि यदि एक वस्तु, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछाता है ग्रुप डी में कि यदि किसी वस्तु को, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर गति कराया जाए और उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? 2 गुना, तो लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? आप देखते होंगे ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो यदि वेग को दोगुना किया जाएगा तो बल देखते हैं कितना गुना हो जाएगा। तो जरा दोस्तों इसको 2 गुना कर देंगे तो 2v² हो गया। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? अच्छा देखिए बाकी को नियत कर लेता है, ठीक ना। तो बाकी को हम नियत कर लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? m और r नियत हो जाएगा, केवल v की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? 4v², यानी F क्या हो जाएगा? F क्या हो जाएगा? 4, और ये v तो पहले था तो क्या हो जाएगा? ये F1, और ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है ना। तो जब हम वेग को 2 गुना करेंगे, वेग को हम 2 गुना करेंगे तो हमारा जो बल है वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर हम वेग को 3 गुना कर दें तो वेग को 3 गुना करेंगे तो बल कितना हो जाएगा? 9 गुना। 6 गुना नहीं, 3 का बल क्या होता है? 9 गुना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। आप देखते होंगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं आगे की चीज इसमें। तो ये फार्मूला बता दिए, F बराबर mv²/r। ठीक है ना। अगर यहां पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाए कि द्रव्यमान का मान दिया रहा है, वेग का मान दिया रहा है, त्रिज्या का मान दिया रहा है, तो आप बल निकाल सकते हैं। ठीक ना। अगर कहते हैं जरा इस सवाल को लगाइएगा सभी लोग और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। m का मान हमने 2 kg दे दिया, वेग का मान दे दिया हम 5 मीटर प्रति सेकेंड, और हमने त्रिज्या दे दिया 2 मीटर है। तो जरा बल का मान ज्ञात करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। और मात्रक सहित, ठीक है, तो मात्रक सहित आपको बताना है। चलिए अब हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना। अब अभिकेंद्रीय बल के बाद से अभी हम आपको बताए हैं अभी कि घर्षण बल हम आपको बताएंगे। ठीक ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक गुना वाला सवाल तो पूछता है। ठीक ना। अनुपात वाला सवाल तो इसके पहले भी बता चुके हैं। कैसी राशि ये भी बता दिए। मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है ना। चलिए आते हैं घर्षण बल पर। ठीक है ना। अच्छा क्या कौन से बल पर? घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका, घर्षण बल, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है। घर्षण बल 2 संपर्क तलों के बीच, जैसे मान लीजिए ये एक तल है, ठीक है, ये क्या है? तल है। तो इस पर मान लेते हैं एक गाड़ी जा रही है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, एक गाड़ी जा रही है। तो इस पर जो ये संपर्क, ये तल है और एक पहिए का ये वाला तल है, आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये पहिए का एक तल है, ये है ना। तो इसी के ये जो तल है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो 2 संपर्क तल है ना। तो 2 संपर्क तलों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, कौन से? आकर्षण बल को हम घर्षण बल कहते हैं। तो 2 संपर्क तलों के बीच, एक संपर्क तल ये है जो रास्ता है, और एक संपर्क तल पहिया है जो इस पर घूम रहा है। तो 2 संपर्क तलों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना। तो संपर्क तल इसमें होना जरूरी है। तो ये हम आपको बता दें कि घर्षण बल की परिभाषा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दो संपर्क तलों के बीच लगने वाले
आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? तो वो कहलाता है दोस्तों घर्षण बल। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि घर्षण बल के लिए क्या जरूरी है? वो चिकना नहीं होना चाहिए। जो ये जो सतह है वो सतह चिकना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खुरदुरा। कैसा होना चाहिए? खुरदुरा। तब जा करके घर्षण बल कार्य करता है। और अगर इस पृथ्वी से घर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? फिसलते रहेंगे, फिसलते रहेंगे। वैसे भी तो आप जीवन में तो बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, तो ऐसे भी फिसलते रहेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा फिसल जाएंगे, फिर आपको कहीं पृथ्वी पर रुकेंगे ही नहीं, फिसलते रहेंगे। ठीक है ना। तो घर्षण बल आपको बता दिए। अब अभिकेंद्री बल आपको भी बताया गया। अभिकेंद्री बल तो अभी आपको बता देना। अब बताते हैं अपकेंद्री बल क्या होता है। तो दोस्तों अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है, या इसी को हम कहते हैं छद्म बल। क्या होता है? छद्म, जिसे हम कहते हैं आभासी। तो पचवा वाला क्या है? अपकेंद्री। परिभाषा तो बिल्कुल नहीं पूछता है इसका। ठीक है ना। तो क्या पूछता है वो बता दे रहे हैं। ठीक है। अपकेंद्री बल का उदाहरण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उदाहरण। अद्वितीय 3 उदाहरण है, उसी को तैयार कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। 3 उदाहरण है, 3 लिख दिए। चलिए, तो अपकेंद्री बल का क्या है? अपकेंद्री बल एक प्रकार का छद्म बल है। कैसा बल है? छद्म बल, आभासी बल जिसको बोलते हैं। कौन सा बल? आभासी। ठीक है। जैसे कपड़ा धुलने की मशीन। कपड़ा धुलने की मशीन आप देखते होंगे कि शादी विवाह में आपको कपड़ा धुलने की मशीन मिलती है। ठीक है ना। कौन सी कपड़ा धुलने की मशीन? दुल्हन नहीं, कपड़ा धुलने की मशीन। दुल्हन को मशीन मत कहिए, कपड़ा धुलने की। ठीक है। तो कपड़ा धुलने की मशीन मिलती है आप सभी को, और उसी में आप क्या करते हैं? जब धुलते हैं तो देखते हैं वो घुमाता है, उसको घुमाता है। ठीक ना। तो वही किस बल पर आधारित होता है? अपकेंद्रीय बल पर। ठीक ना। एक और दूध से आप देखते होंगे जो ग्वाल लोग होते हैं दूध से क्रीम निकालने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दूध से क्रीम निकालने का कार्य। तो जो दूध से क्रीम निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, वो कौन से बल पर? अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना मित्र। अगला बताते हैं। आप देखते होंगे दही से घी बनाना। ठीक है ना। तो दही को आप देखते होंगे कि जब एक होता है उसका बेलन कहा जाता है, उसी से जब हम मथते हैं दही को तो उसका घी बनता है। तो अभी किस बल पर आधारित होता है? अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। तो ये भी याद रखे रहिएगा कि अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। ठीक है ना। अगला हम बताते हैं, ये तीनों उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ये तीनों उदाहरण ही आते हैं। कपड़ा धुलने की मशीन किसका उदाहरण? किस बल का उदाहरण? अपकेंद्रीय बल का। दूध से क्रीम निकालने की मशीन किसका उदाहरण? अपकेंद्रीय बल का। दही से घी बनाना अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। और एक प्रकार का कैसा बल है? छद्म बल। छद्म बल मतलब आभासी बल, और इसी को जड़त्वीय बल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया आपका अपकेंद्रीय बल। अगला क्या बता रहे हैं? छठवां बल आघूर्ण। ठीक है ना। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है? ठीक है ना। इसको देखिएगा। जब किसी पिंड के, मान लीजिए ये पिंड है सर, ठीक ना, ये पिंड है, इस पिंड के एक कोई अक्ष होगा। ठीक ना। मान लीजिए ये अक्ष है। ठीक है। आप जानते हैं। तो इस पिंड के अक्ष के परितः चारों ओर, अक्ष के परितः लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। इस पिंड के अक्ष के परितः लगने वाला बल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक ना। तो ये बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल युग्म की भुजा। क्या होता है? बल गुणे बल युग्म की भुजा। ठीक है ना। तो बल आघूर्ण बस ये पूछा जाता है कि कौन सी राशि है? तो दोस्तों ये सदिश राशि है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है। इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। ठीक है ना। तो याद रखे रहेगा। तो बल आघूर्ण कैसी राशि है? एक प्रकार की सदिश राशि है। और इसे किससे प्रस्तुत करते हैं? टो से। ठीक ना। टाउ इसको बोलते हैं। ठीक है। टाउ, टो। ठीक है। इसको टो से प्रस्तुत करते हैं। तो आपका हो गया ये बल आघूर्ण। ये वाला भी कंप्लीट हो गया आपका पार्ट। ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर कि सरल मशीन क्या होती है। तो सरल मशीन क्या होती है? सरल मशीन एक प्रकार की एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकें। ये 7वां टॉपिक है ना। हाँ। तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकें, उसी को हम सरल मशीन कहते हैं। और इसी में आता है
उत्तोलक। क्या आता है? उत्तोलक। और उत्तोलक में होता है आलम्ब, आयास और भार। क्या होता है? आलम्ब, आयास और भार। और उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है ना? तो उत्तोलक कैसा मशीन है? एक प्रकार का सरल मशीन है। ठीक है ना? और उत्तोलक में आलम्ब, आयास और भार का परिभाषा नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना? बस ये पूछा जाता है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बताओ, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बताओ, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बताओ। ठीक है ना? तो हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है ना? और ये भी बता रहे हैं कि साथ साथ में कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब कहाँ होता है, आयास कहाँ होता है और भार कहाँ होता है। ठीक है ना? तो आप सभी को क्या बता रहे थे कि उत्तोलक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का वो उदाहरण पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि कौन कहाँ रहता है, जैसे आलम्ब कहाँ रहता है, आयास कहाँ रहता है, भार कहाँ रहता है, प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के। चलिए तो यहाँ पर नोट देखिए, ये प्रथम कर लीजिए, इसको द्वितीय कर लीजिए और इसको तृतीय कर लीजिए। अभी आप देखिएगा एक नोट क्या है। नोट क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या कहलाता है, तो आप याद रखे रहेगा FWE। प्रथम प्रकार में क्या याद रखे रहेंगे? FWE, यानी F कहाँ होगा? वो हमेशा बीच में होगा। यहां पर आप नियम याद रखे रहेगा, बीच में। ये क्या होंगे? ये लोग बीच में होंगे। तो जब F बीच में होगा तो कौन किनारे किनारे होगा? W और E। W और E क्या होगा? किनारे। और F कहाँ होगा? बीच में होगा। द्वितीय प्रकार का अगर उत्तोलक में बात करें तो कौन बीच में होगा? W। तो W को बीच में करेंगे तो कौन किनारे? W को बीच में कर देंगे तो कौन कौन बचा? F बचा और E बचा। ठीक है ना? बात करा तीसरे प्रकार का उत्तोलक, तो तीसरे प्रकार के उत्तोलक में कौन बीच में होगा? E बीच में होगा। तो E को बीच में कर दीजिए तो क्या बचा आपका? W। और इधर क्या बचा? F। ठीक है ना? तो ये नियम है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बल कहाँ होता है, तो बल बीच में होता है। ठीक है ना? सॉरी, ये कौन है? F। आलम्ब, आलम्ब कहाँ होता है? तो आलम्ब क्या होता है? ये बीच में होता है। ठीक है ना? अगर पूछा जाए कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कौन बीच में होता है, तो भार बीच में होता है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में अगर पूछा जाए कि कौन बीच में होता है, तो आयास बीच में होता है। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, FWE याद रखे रहेगा। प्रथम प्रकार में F क्या? F माने आलम्ब, यानी आलम्ब बीच में होता है। द्वितीय प्रकार का W, यानी W माने भार, भार बीच में होता है। तृतीय प्रकार के E माने आयास, आयास बीच में होता है। ठीक है ना? उदाहरण बताते हैं आपको। प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक में उदाहरण क्या है, वो क्या है? वो है आपका कैंची, पिलास, सिड़ासी, जिसको आप सड़सी बोलते हैं, सिड़ासी, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, जो साइकिल में आप ब्रेक लगाते हैं ना, वो भी किस प्रकार का उदाहरण है? प्रथम प्रकार का। ठीक है ना? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है वो। ठीक है? और हैंड पंप, हैंड पंप, ठीक है ना? कौन सा उदाहरण है? प्रथम प्रकार का। द्वितीय प्रकार का देखते हैं, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये क्या है? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है ना? इस सबको आप लिख लीजिएगा। तीसरा, चिमटा और मनुष्य का हाथ। ये जो हमारा हाथ है, एक अगर पूछा जाए कि मनुष्य का हाथ किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह तृतीय प्रकार का। ठीक ना? आप सभी को इतना बता दे तो यहां से जरूर क्वेश्चन बनता है। आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार खूब क्वेश्चन बने थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए खूब क्वेश्चन है। ये पूछ देगा आपसे कि बता नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है, तो नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है? दूसरी प्रकार का। अगर आपको याद रखे रहेंगे तुरंत बता देंगे। पूछेगा कि बताओ चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तो चिमटा देखिए कहाँ है, यहाँ चिमटा। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। पूछेगा पिलास किस प्रकार का उत्तोलक है, तो पिलास किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का। अगर पूछ दे कि बताओ प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आयास, अगर पूछा है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन बीच में होता है, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन बीच में होता है? एफ। और एफ को क्या कहते हैं? आलम। यानी आलम कहाँ होता है? बीच में होता है। अगर पूछे तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बताओ कौन बीच में होता है, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक ये है, और ई माने आयास, यानी आयास कहाँ होता है? बीच में होता है। बाकी दोनों किनारे किनारे होते हैं। ठीक ना? तो ये याद रखे रहेगा, उदाहरण जरूर पूछता है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है। अब आप सभी लोग कमेंट कर लीजिए, और हाँ यार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो अगली वीडियो है वो आपको पता चल पाए कि कब डाली जा रही है, ताकि आप देख पाए रेलवे ग्रुप डी से संबंधित। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, ओके, चलते हैं। गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।